Hello student, I welcome you in the new video of Economics class 10th. Chapter is going on globalization and the Indian economy. In the last video we have studied about the liberalization and the World Trade Organization. Now in this video, impact of globalization in India. Impact of globalization in इंडिया। ग्लोबलाइजेशन के इंडिया पे क्या प्रभाव हुए? नंबर 1, ग्लोबलाइजेशन की वजह से न्यू कंपनीज इंडिया में आई, उनके प्रोडक्ट इंडियन मार्केट में आए और प्रोडक्ट आने के बाद अब जो इंडियन कंज्यूमर हैं, कस्टमर हैं, उनको लोअर प्राइस पे और गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट मिल जाते हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ? कस्टमर के पास चॉइस बढ़ गई। इट मीन्स ग्लोबलाइजेशन आने के बाद इंडियन मार्केट में नई नई कंपनी के प्रोडक्ट आए। वो प्रोडक्ट आने से अब कम कीमत पे अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट मिल जाते हैं। मतलब अब कस्टमर के लिए चॉइसेस बढ़ गई। फॉर एग्जांपल, पहले इंडियन मार्केट में बाइक के नाम पे राजदूत और यजदी चलती थी। अब कितना है कि हीरो मोटरकॉर्प्स, होंडा, बजाज, टीवीएस, यामाहा, सुजुकी, ये क्या हो गया? अब अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट की चॉइस बढ़ गई। ठीक है, और अच्छी क्वालिटी मिलने लगी। नाउ MNC have increased investment in India. लास्ट 20 years में MNCs ने, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उन्होंने इंडिया में इन्वेस्टमेंट बढ़ाया। इन्वेस्टमेंट, निवेश, जो विदेशी कंपनी थी उन्होंने इंडिया में आकर के अपनी इंडस्ट्री लगाई, प्लांट लगाए और जिसकी वजह से न्यू जॉब्स क्रिएट हुई, लोगों को जॉब्स अपॉर्चुनिटी मिली, जिससे इंडिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ। और जो लोकल कंपनी थी, लोकल जो कंपनीज थी, इंडिया की जो कंपनीज थी, वो इन मल्टीनेशनल कंपनीज को रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से इंडियन कंपनीज भी अब प्रॉस्परस हो गए हैं। क्लियर? प्रॉस्परस हो गए हैं। तो ये फायदे हुए। नंबर 2 कि जो MNC इंडिया में आई, उन्होंने इंडिया में आकर के पैसा निवेश किया, इन्वेस्टमेंट किया, जिसकी वजह से यहाँ पे उन्होंने इंडस्ट्री लगाई और यहाँ पर न्यू जॉब्स क्रिएट हुई। और जो लोकल कंपनीज थी उन्होंने इन MNC को क्या किया? रॉ मटेरियल सप्लाई किया, जिसकी वजह से हमारी जो लोकल कंपनी थी उनको भी इनकम हुई, उनका भी बेनिफिट हुआ। और नंबर 3 और इम्पोर्टेंट कि इंडियन जो कंपनीज थी, इंडियन कंपनीज ने अपना स्टैंडर्ड बढ़ाया। वो क्योंकि कंपटीशन करना पड़ा, स्टैंडर्ड को बढ़ाया और इंडियन कंपनीज को क्या फायदा हुआ? इंडियन कंपनीज भी MNC हो गई। इंडियन कंपनी भी MNC हो गई, मल्टीनेशनल कंपनी हो गई। फॉर एग्जांपल, टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स जो है
कार, ट्रक, डंपर, बसें अब एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज में चलती हैं। तो टाटा मोटर्स क्या हो गया? टाटा मोटर्स एमएनसी बन गया, ठीक है। और इन्फोसिस क्या है? ये इन्फोसिस इंडियन कंपनी है और ये आईटी कंपनी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके अलावा एशियन पेंट्स ये पेंट्स बनाती है। ये कंपनी क्या हो गई? मल्टीनेशनल कंपनी हो गई। अब इनके प्रोडक्ट दुनिया के बहुत सारे देशों में बिकते हैं। उसके अलावा रैनबैक्सी, ये रैनबैक्सी जो है, रैनबैक्सी मेडिसिन बनाती है। और सुंदरम, ये जो क्या हो गए? ये जो इंडियन कंपनीज थी ये एमएनसी हो गए। ये सबसे बड़ा बेनिफिट मिला। और जो टाटा मोटर्स है, इन्फोसिस है, रैनबैक्सी है, एशियन पेंट्स हैं, इनके प्रोडक्ट दुनिया के बहुत सारे देशों में बिकने लगे। और कंपटीशन बढ़ने से ग्लोबलाइजेशन, न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज, खास तौर से आईटी सेक्टर में जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से आईटी सेक्टर में जॉब मिली, जैसे डेटा एंट्री, आईटी कंपनी में डेटा एंट्री, अकाउंटिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क में अकाउंटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, इनमें क्या हुआ? आईटी सेक्टर में लोगों को काम मिला। जब मैंने एग्जांपल बताया था कि जो विदेशी कंपनीज हैं, जैसे अभी वो डिजाइनिंग क्या करते हैं? डिजाइन तो करते हैं यूएसए में, जो एमएनसीज हैं उनके प्रोडक्शन होता है चाइना में, और उसके बाद शिप के थ्रू भेजते हैं और उसको असेंबल करते हैं मैक्सिको में और यूरोपियन कंट्री में। और ये जो कंपनी है, इनके कस्टमर केयर, ठीक है, वो बनते हैं इंडिया में, क्योंकि इंडिया में पढ़े लिखे नौजवान बहुत सस्ते में मिल जाते हैं। तो भारतीय लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज मिली, खासतौर से आईटी सेक्टर में डेटा एंट्री, अकाउंटिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव और कस्टमर केयर के काम इंडिया में मिलने लगे। ये थे ग्लोबलाइजेशन के प्रभाव इंडियन इकोनॉमी में। नाउ स्टेप्स टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। Steps to attract foreign investment. फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशी निवेश के लिए गवर्नमेंट क्या क्या करती हैं? इसके लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट हैं, इन्होंने क्या बनाए हैं? SEZS, ये क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में क्या करते हैं? किसी एक एरिया को सेलेक्ट कर लेते हैं और वहां पे वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर,
एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, एजुकेशन, रोड, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, रोड, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज। ये क्या करते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना देते हैं। जैसे हरिद्वार में सिडकुल लगा, हरिद्वार में सिडकुल बनाया गया है। तो ये क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना देते हैं। जो विदेशी कंपनी होती है, एमएनसीज होती है, उनको कहते हैं कि आप आइए हमारे यहाँ इंडस्ट्री लगाइए, हम आपको रोड फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, इलेक्ट्रिसिटी, स्टोरेज, ये सारी फैसिलिटी देंगे। तो ये एमएनसी को या फिर फॉरेन कंपनीज को अट्रैक्ट करने का तरीका है जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट अपनाती है। किस तरीके से और क्या किया है, गवर्नमेंट ने विदेशी कंपनी को अट्रैक्ट करने के लिए लेबर लॉज में फ्लेक्सिबल कर दिया है, लेबर लॉज फ्लेक्सिबल कर दिया है, लचीला। लेबर लॉज फ्लेक्सिबल कर दिए कैसे, पहले क्या होता था, खासतौर से जो ये लिमिटेड कंपनीज होती हैं या गवर्नमेंट की फैक्ट्रीज होती हैं, यहाँ पे वर्किंग आवर्स फिक्स होते हैं, वर्किंग आवर्स फिक्स होते हैं 8 आवर्स, ठीक है। ओवर टाइम करवाते हैं तो उसका अलग से पे करते हैं। और इनको मेडिकल फैसिलिटीज और टीए, डीए, पीएफ सब कुछ मिलता है, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ने फ्लेक्सिबल बना दिए, यानी कि अब जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये एम्प्लॉय रखते हैं, ये परमानेंट नहीं रखते, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखते हैं, ठीक है। और उनसे 10-12 घंटे तक काम करवा लेते हैं। तो ये क्योंकि लेबर लॉज फ्लेक्सिबल होंगे और लेबर लॉज फ्लेक्सिबल होंगे और क्या होंगे, वर्किंग आवर्स उनके फिक्स नहीं होंगे, उनको परमानेंट जॉब पे नहीं रखा जाएगा। जब इनको जरूरत होती है तो बुला लेते हैं, जब काम हो जाता है तो वापस भेज देते हैं। इस तरीके से क्या होता है, इससे प्रॉफिट होता है एमएनसी का। ये तरीके हैं एमएनसी को अट्रैक्ट करने के लिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए। नाउ नेक्स्ट, स्ट्रगल फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन। Struggle for fair globalization। Struggle for fair globalization, लेकिन फेयर ग्लोबलाइजेशन के लिए अभी भी संघर्ष करना पड़ रहा है। इसके लिए सबसे बड़ी कमी क्या है, ग्लोबलाइजेशन का बेनिफिट उन लोगों को मिला जो हाईली एजुकेटेड थे, हाईली क्वालिफाइड थे, जो पहले से रिच थे और वो अपना बिजनेस और ट्रेड बढ़ा सके, नई इंडस्ट्री लगा सके, उन लोगों को लाभ मिला है। जो आम आदमी है और गरीब है उसको इसमें ग्लोबलाइजेशन का ज़्यादा लाभ नहीं मिल पाया है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए, गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे जो कॉमन लोगों का इंटरेस्ट है, जो कॉमन लोगों का इंटरेस्ट है वो सेव हो सके, ठीक है, और आम आदमी को भी उसका फायदा मिल सके। और क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट
एंश्योर द लेबर लॉज, गवर्नमेंट को लेबर लॉज पे काम करना चाहिए, इनकी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म करनी चाहिए, क्योंकि लोगों की जॉब चली जाती है, कभी भी मना कर देते हैं, जॉब की कोई गारंटी नहीं होती, ठीक है, वर्किंग आवर फिक्स नहीं होते। इस तरीके से जो लेबर है, जो वर्किंग लोग हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, इसको रोकने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है। और स्मॉल प्रोड्यूसर को गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, स्मॉल प्रोड्यूसर को सपोर्ट करना चाहिए, स्मॉल प्रोड्यूसर को सपोर्ट करना चाहिए, उनको इनकम इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड करवाना चाहिए, और उनको इस लायक बनाएं कि वो जब तक कंपटीशन करने लायक ना हो जाए, उनकी हेल्प करनी चाहिए। ये तरीके हैं फेयर ग्लोबलाइजेशन के। तो इस चैप्टर में हमने देखा कि ग्लोबलाइजेशन के क्या क्या फ़ायदे हैं, ग्लोबलाइजेशन का इंडियन इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ा है। एक तो ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद लोगों को लो प्राइस पे, कम कीमत पे अच्छी क्वालिटी का सामान मिला है, लोगों के पास चॉइस बढ़ी है। दूसरी बात, जो विदेशी कंपनी हैं उन्होंने लास्ट 20 ईयर्स में, 30 ईयर्स में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, और जिससे नई जॉब प्रोवाइड हुई हैं, लोगों को नौकरियां मिली हैं। और जो लोकल कंपनी थी, इंडिया की कंपनी, उन्होंने इनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाया है, जिससे क्या हुआ है, जो लोकल कंपनी थी वो भी रिच हो गई हैं। और जो टॉप इंडियन कंपनी, सबसे बड़ा फ़ायदा क्या हुआ कि इंडिया की जो टॉप कंपनीज थी वो MNC बन गई हैं, जैसे टाटा मोटर्स, जैसे रैनबैक्सी, जैसे एशियन पेंट्स और सुंदरम फास्टनर, ये नट एंड बोल्ट बनाते हैं। ये जो कंपनी हैं ये MNC हो गई हैं। और ग्लोबलाइजेशन आने के बाद खासतौर से IT सेक्टर में बहुत लोगों को काम मिला है, जैसे डेटा एंट्री में, और डेटा एंट्री में, अकाउंटिंग और एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस से। और स्टेप 2 फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या पॉलिसीज बनाती है। एक तो जो स्टेट गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना देती हैं, वहाँ पर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती हैं, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज। और गवर्नमेंट जो है लेबर लॉज को फ्लेक्सिबल बना देती है। ये इसकी मेन चीज़ें हैं। नाउ दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। थैंक यू वेरी मच।